नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही, 120 से अधिक लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, कहा नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा भारत हर संभव मदद देने को तैयार। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चढ़ने लगा चुनावी प्रचार का रंग। आज दुर्ग और रतलाम में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली, तो वहीं राहुल गांधी भी जगदलपुर और खरसिया में संभालेंगे प्रचार अभियान की कमान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आज जनसभा और रथ यात्रा करेंगे अमित शाह। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रीवा और सेमरिया समेत कई क्षेत्रों में करेंगे रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे बालाघाट और डिंडोरी में कांग्रेस का करेंगे प्रचार। सत्ता में रहकर सट्टे का खेल खेल रहे हैं भूपेश बघेल। स्मृति ईरानी ने महादेव बैटिंग ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा आरोपों का जवाब दे बघेल। आज भी जहरीली धुंध की चपेट में है दिल्ली। प्रदूषण कम करने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहर भी प्रदूषण की चपेट में। इजरायल ने अस्थायी संघर्ष विराम की अपील ठुकराई, कहा पहले अगवा किए गए इजरायली नागरिकों को लौटाए हमास। और भारतीय टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर। प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में मिली जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नेपाल में कल देर रात आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। ताजा खबर के मुताबिक 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 150 लोग घायल हैं। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। यहां कई इमारतें ढह गई हैं, जान माल का काफी नुकसान हुआ है। मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल के गृह मंत्रालय के अनुसार अन्य जिलों से भी कई लोगों के घायल होने और संपत्ति के नुकसान की खबरें हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय भूकंप माप केंद्र ने बताया है कि भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामी डांडा इलाके में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं नेपाल की प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जाजरकोट में भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने यहां भूकंप से प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। उनके साथ स्वास्थ्य कर्मियों का एक दल भी है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और राष्ट्रीय पुलिस बलों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही पर दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और आइए अब बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की जनादेश के जरिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 538 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। और जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने बताया, 508 करोड़ रुपयों की रिश्वत का आरोप लगा है भूपेश बघेल पर। स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता में बैठकर सट्टे का खेल खेला है। 450 करोड़ रुपए अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार का रंग गहराने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों में चुनावी माहौल को और गर्म करेंगे। उनकी पहली रैली छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होगी। दुर्ग वो इलाका है जो मौजूदा मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और कांग्रेस का गढ़ कहलाता है। पाटन से वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अपने भतीजे विजय बघेल से उनका मुकाबला है। दुर्ग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और दोपहर करीब 3:15 बजे रतलाम में उनकी जनसभा होगी। रतलाम जिले की विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन बागी नेताओं ने दोनों ही पार्टियों के समीकरण कुछ हद तक बिगाड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीट पर मतदान होंगे। भाजपा ने मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को घेरने के लिए जो प्लान तैयार किया है वो आज जमीन पर नजर आने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम में रैली करेंगे तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी रथ पर सवार होकर भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश में होंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभाएं और 2 रोड शो करेंगे। वहीं चुनावी राज्यों में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी महाजनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आज पार्टी अध्यक्ष मध्य प्रदेश के बालाघाट और डिंडोरी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार प्रचार अभियान को धार देने में जुटी हैं। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और खरसिया में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट कुक्षी से रैली शुरू करेंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 70 से ज्यादा चुनावी रैलियां करेंगे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेता अजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, जीतू पटवारी भी रैलियां करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में तेंदुपत्ता के बोनस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। बस्तर में तेंदुपत्ते को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। भाजपा कह रही है कि आज उसी हरे सोने की हरियाली भूपेश सरकार ने छीन ली है, जबकि कांग्रेस आदिवासियों को तेंदुपत्ता का बोनस सीधे उनके खाते में भेजने की बात कह रही है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों के पास गर्मियों में जब खेतों में कोई काम नहीं होता, तब इसी तेंदुपत्ता यानी हरे सोने का संग्रहण कर वो अपनी जीविका चलाते हैं। बस्तर संभाग में हर साल अप्रैल महीने से तेंदुपत्ते की तोड़ाई की जाती है। फिर इन पत्तों की गड्डियां बनाकर इन्हें धूप में सुखाया जाता है। सरकार ने तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरे की राशि 4,000 रुपए तय की है। प्रदेश सरकार तेंदुपत्ता खरीदी के लिए टेंडर निकालती है और लाभांश बिक्री के आधार पर तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस दिया जाता है। लेकिन और आइए सीधा रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविशंकर स्टेडियम में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं।
मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं।
हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है, उस पर कार्रवाई होके रहेगी। उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। अगर मैं भी बोलने जाऊंगा हर घोटाले की वर्णन, तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, याद है ना? आपको याद है कि भूल गए हो? 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला, 500 करोड़ रुपए का चावल कस्टम मिलिंग घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का कोरोना के सेस का घोटाला। छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटा है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और अब अगली खबर की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। शायद यही वजह है कि रोज पार्टी विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को चुस्त करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली भाजपा मुख्यालय के विस्तारित भवन में बुलाई गई, जिसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या समेत पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और देश भर से आए पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में दवा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से कुल 7 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC क्षेत्र में ब्लू जेट हेल्थकेयर फैक्ट्री में कल रात भीषण विस्फोट हुआ। हादसे में कई लोग घायल भी हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। NDRF की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं तमिलनाडु में कई जगहों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग ने तिरुवन्नामलाई में तमिलनाडु के PWD मंत्री EV वेलू से जुड़े कई स्थानों पर कार्रवाई की है। वहीं करूर में पूर्व DM के सचिव वासुकी मुरुगेसन की बहन के आवास पर भी तलाशी जारी है। गांधीपुरम में फाइनेंसर सुरेश के कार्यालय और KVP नगर में उनके आवास पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। इस पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार समेत तमाम लोग उपाय कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली
एक तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान के वायुसेना बेस पर आतंकियों ने हमला किया है। पाकिस्तानी सेना ने इस हमले को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मियांवाली एयरबेस पर आतंकवादी हमले की कोशिश की गई। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। एयरबेस के अंदर आग की भारी लपटें नजर आ रही हैं। तहरीक-ए-जिहाद नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान सेना ने कहा कि 3 आतंकियों को मार दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन दौरे के दौरान हमास के खिलाफ इजरायल की लड़ाई में अपना समर्थन जाहिर किया है। उन्होंने इजरायल से गाजा पर सैन्य हमलों को तत्काल रोकने की अपील भी की है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री अपने बयान में हमास के साथ जारी संघर्ष में अस्थायी संघर्ष विराम देने की अपील उन्होंने ठुकरा दी है। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास सारे बंधकों को छोड़ नहीं देता, तब तक वो अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल ऐसे तात्कालिक संघर्ष विरामों को अस्वीकार करता है जिसमें अगवा किए गए लोगों की वापसी शामिल ना हो। नेतन्याहू की ओर से यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के उस बयान के ठीक बाद आया है जिसमें उन्होंने गाजा में मदद सामग्री पहुंचाने के लिए मानवीय आधार पर तात्कालिक विराम लगाने की अपील दोहराई है। विश्व कप क्रिकेट की टीम में आगामी जो भी मैच होंगे उसमें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी गई है। दरअसल हार्दिक पांड्या अपने टखने की चोट से उबरने में नाकाम रहे। उन्हें विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोट लगी थी। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। टीम को फिलहाल ग्रुप दौर में अभी 2 और मुकाबले खेलने हैं। कल भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इस पर हार्दिक पांड्या ने ट्वीट कर लिखा, इस तथ्य को पचाना मुश्किल है कि मैं विश्व कप के शेष भाग से चूक जाऊंगा। मैं पूरे जोश के साथ टीम के साथ रहूंगा और हर खेल की हर गेंद पर उनका उत्साहवर्धन करूंगा। वहीं कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान पर कल जब जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह अपने चरम पर होगा। शहर के क्रिकेट प्रेमी उत्साह से भरे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भारत टूर्नामेंट में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने में सफल रहेगा। आइए देखते हैं कोलकाता से हमारे संवाददाता नारायण सिंह की एक खास रिपोर्ट। कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम तैयार है विश्व कप की 2 सबसे मजबूत टीमों के बीच होने वाले रोमांचक मुकाबले के लिए। विश्व कप में अब तक अजेय रहते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर मौजूद भारत का सामना आक्रामक क्रिकेट खेल रही अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका से होगा। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में इस मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले इस मैच को खास बनाने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। पेंटर शुभाजीत विराट कोहली की पेंटिंग बना रहे हैं। टीम इंडिया के सबसे प्रमुख सदस्य विराट कोहली का जन्मदिन 5 नवंबर को होता है और इसी के उपलक्ष्य में शुभाजीत ने ये पेंटिंग बनाई है। विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है। हम इसका 5 तारीख को उसका मैच है, उसके साथ उसका बर्थडे भी है, तो हम उसको गिफ्ट करना चाहते हैं और इसलिए हम ईडन के सामने आए हैं। इस 1-2 दिन जितना भी टाइम मिलेगा हम पेंटिंग कर रहे हैं और उसको बनाने के बाद उसको गिफ्ट करना चाहते हैं। एकदम इंडिया ये जो मोमेंटम बना हुआ है इसको कंटिन्यू करेगा और आगे भी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और ये कप हम लोगों के पास ही आएगा। 2023 के मौजूदा विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन ने प्रशंसकों के दिल में गर्व और खुशी की भावना जगा दी है। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले अपने उत्साह पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मैच है, ये बहुत ही एक्साइटिंग मैच है हमारे लिए। साउथ अफ्रीका भी एक तरफ से बहुत ही अच्छा खेल रहा है, जैसे कि क्विंटन डिकॉक ने 4 सेंचुरी लगा दिए हैं। अब इंडिया भी बहुत ही अच्छा खेल रहा है। होप करते हैं कि अनबीटन चैंपियन भी रहे, जैसे कि विराट भी अच्छा खेल रहे हैं, रोहित भी अच्छा फॉर्म में है। हमारे बॉलिंग अटैक में जैसे सिराज, बुमराह, शामी सभी अच्छा बॉल कर रहे हैं, तो विश करते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा खेलेगा कल। I'll choose India is gonna win the match. We'll continue our 8-on-8 streak. But yeah, we can't, complain about South Africa. They too on a very high form. They all performing very well. We can't forget about Marco Jansen. We can't forget about David Miller. We can't forget about Quinton de Kock. Of course, last match, what a brilliant knock by him it was. And Bavuma is there. So
yeah, both the teams are on their high, but let's see how it goes. But yeah, of course, my pick will be India, of course. India! ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर उत्साही प्रशंसकों का जमावड़ा देखने को मिलने वाला है, जो टीम इंडिया के लिए दिल खोलकर हौसला अफजाई करेंगे। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश अपने जीत के लय को बरकरार रखते हुए अपने फैंस को एक और जीत का तोहफा देने की होगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन्स में होने वाले महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहे हैं और केवल भारत से नहीं, पूरी दुनिया से ही फैन कोलकाता आ रहे हैं इस मैच को देखने के लिए और हर कोई एक अपने प्रयास कर रहा है कि इस मैच को स्पेशल बनाया जाए और इसी कड़ी में जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है वो भी इस मैच को स्पेशल बनाने का प्लान कर रही है और भारत का जो विजय अभियान है वो जारी है। वो 7 मैच जीत चुके हैं और उनकी भी कोशिश रहेगी टीम इंडिया की इस मैच को वो जीतें, क्योंकि 5 नवंबर को विराट कोहली का जन्मदिन है और पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय टीम की इस मैच को स्पेशल बनाया जाए और फैंस को गिफ्ट किया जाए। नारायण सिंह, कैमरा पर्सन सेंथिल कुमार के साथ, डीडी न्यूज़, कोलकाता। भारतीय क्रिकेट टीम का अजय विजय अभियान लगातार जारी है और पूरे भारत की शुभकामनाएं भारतीय क्रिकेट टीम के साथ है। और बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा बुद्धा भूमि वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। 25 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 तक चली इस यात्रा में 11 विभिन्न देशों के 23 युवा बौद्ध विद्वानों ने भारत भ्रमण किया और बौद्ध धर्म से संबंधित समृद्धशाली इतिहास और संस्कृति को करीब से जाना। देखते हैं हमारे सहयोगी ओपी यादव की रिपोर्ट। भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए वैश्विक स्तर पर विख्यात भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा बुद्धा भूमि वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। 25 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 तक चली इस यात्रा में श्रीलंका, ताइवान, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, जापान, भूटान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम सहित 11 विभिन्न देशों के 23 युवा बौद्ध विद्वानों ने भारत भर में भ्रमण किया। ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि इस यात्रा के जरिए युवाओं को बौद्ध स्थलों का दौरा करने, विशेषज्ञों से जुड़ने और भारत में बौद्ध धर्म के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को समझने का अवसर मिला। 23 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल हमने बुद्ध भूमि वंदन यात्रा के लिए बुलाया। ये पहली बार हो रहा है और ये सारे युवा नेता, कुछ भिक्खु भी है उसमें, ये बुद्ध की भूमि देखकर बड़े भावभीनिया मतलब एक अभिभूत हो गए हैं। ICCR के महानिदेशक कुमार तोहिन ने कहा कि बुद्धा भूमि वंदन यात्रा का उद्देश्य संबंधित देशों के साथ बौद्ध सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़।